सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। मेटल्स आमतौर पे लस्टर्स होती हैं, शाइनी सरफेस होती है। हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड। एक्सेप्शंस क्या हैं? सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, जिनको नाइफ से भी आप कट कर सकते हो। फिजिकल स्टेट, रूम टेम्परेचर पे मेटल्स आमतौर पे सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं एक्सेप्ट द मर्करी विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। मेलेबिलिटी, मेटल्स आमतौर पे मेलेबल होती हैं, थिन शीट्स में इनको आप बीट करके कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल है, ठीक है, जिनको बहुत पतला बनाया जा सकता है। याद करो जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो उसकी फॉइल थी गोल्ड की, दैट वाज वेरी वेरी थिन, ठीक है, सिर्फ कुछ एटम्स जितनी थिक थी वो, ठीक है। डक्टिलिटी, मेटल्स आर ऑल्सो डक्टाइल, इनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच के। कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। एक्सेप्शंस जो इसकी आएंगी, लेड एंड मर्करी, ये ना ही हीट की और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, दोनों की ही ये पुअर कंडक्टर है। और अगर बेस्ट कंडक्टर पूछा जाए तो सिल्वर एक ऐसी एग्जांपल है जो दोनों में ही आप लिख सकते हो, जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन द डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी आमतौर पे बहुत ज़्यादा होती है, ओके, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड द मेल्टिंग पॉइंट, उसको भी इसने यहीं पे कवर कर रखा है। मेल्टिंग पॉइंट भी जो मेटल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है एक्सेप्ट द सोडियम एंड द पोटाशियम। खासतौर पे यस, गैलियम इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी लेस। वो एक ऐसा मेटल है जो आपके हाथ पर रखने पर भी पिघल सकता है। गैलियम के अलावा एक और मेटल होता है जिसे हम कहते हैं सीजियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना कम है कि हाथ पे रख के इतनी हीट से ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आएगा इन दोनों का, गैलियम का और सीजियम का, ठीक है। देन सोनरस, जब इनको हिट करते हैं तो क्या कोई रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं? यस, मेटल्स सोनरस होती हैं। एंड ऑक्साइड्स, ये वाला पॉइंट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे तब पढ़ लेंगे, है ना, पहले बिकॉज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द मेटल्स। नाउ लेट्स सी अबाउट द नॉन मेटल्स। फर्स्ट इज लस्टर। नॉन मेटल्स आमतौर पे लस्टर्स नहीं होती हैं, एक्सेप्शन इज द आयोडीन। हार्डनेस, नॉन मेटल्स हार्ड भी नहीं होती हैं, एक्सेप्शन है इसकी डायमंड। फिजिकल स्टेट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स गैसेस फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में भी मिलती हैं। एक्सेप्शन इज द ब्रोमीन, जो कि इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मेटल पूछा जाएगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में मिलने वाला, दैट इज द मर्करी। अगर नॉन मेटल पूछा जाएगा देन इट इज द ब्रोमीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन की वजह से, ध्यान रखना इस चीज़ का। देन मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होती हैं। डक्टिलिटी, डक्टाइल भी नहीं होती हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आमतौर पे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होंगी हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। इसकी एग्जांपल कौन है, इसकी एक्सेप्शन कौन है? ग्रेफाइट, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है एज कम्पेयर टू द मेटल्स, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है एज कम्पेयर टू द मेटल्स। एंड द लास्ट पॉइंट, सोनरस, नॉन मेटल्स सोनरस भी नहीं होती हैं, इनको अगर आप हिट करोगे तो ये रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जितनी भी एक्सेप्शंस बनती हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। एक बार इन सभी एक्सेप्शंस को ज़रूर आपको स्टडी कर लेना अच्छे से, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ये। काफ़ी सारी एग्जाम्पल इसमें हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं, बट हो सकता है कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसी हों जो यहाँ पे हमने कवर नहीं करी हूँ, सो एक बार डू रीड इट योरसेल्फ। देन वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। पहला है रिएक्शन ऑफ द मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं। फर्स्ट इज द मेटल्स विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर। दैट मीन इसमें हम ऐसे मेटल्स की बात करेंगे जो रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ये तो खास तौर पे ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर ही बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं और आग पकड़ लेते हैं अगर आप इनको डायरेक्टली ओपन में रख दोगे तो, ठीक है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये तीनों मेटल, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम, ठीक है। जो चौथा है कैल्शियम, नो डाउट रूम टेम्परेचर के ऊपर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम को ऑक्साइड फॉर्म करेगा, बट इसकी जो ये रिएक्शन है ये इतनी ज़्यादा विग्रस नहीं होती है, ये स्लो प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू दीज 3 केसेस, ठीक है। बट जो कॉमन चीज़ है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ बना जैसे सोडियम का ऑक्साइड, यहाँ पोटाशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द कॉमन पार्ट। और ऑब्वियसली जो भी मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होंगे उसे हम क्या बोल सकते हैं? एल्कली बोल सकते हैं, बिकॉज नेचर इनका बेसिक है, और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम वैसे एल्कली बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, ये पानी में बहुत आसानी से क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इनको हम एल्कली के नाम से भी जान सकते हैं। सेकंड पार्ट इज मेटल्स विच रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के रिबन को जब हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
इसी तरह से एल्यूमिनियम को भी जब हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला रहता है Al2O3, बिकॉज जो एल्यूमिनियम का कटायन है इसके ऊपर चार्ज रहता है +3 का, एंड ऑक्साइड आयन के ऊपर रहता है -2 का, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका फॉर्मूला बन जाता है Al2O3। क्रिस क्रॉस मेथड तो बहुत टिप्स पे आपका होना चाहिए, क्लास 9th का पार्ट है ऑल्दो, ठीक है, बट बहुत काम आता है केमिस्ट्री में। देन थर्ड, मेटल्स विच रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा आपने हीट करा और ये रिएक्ट कर जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद ये रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल बीइंग द कॉपर। कॉपर को बहुत स्ट्रांगली आप हीट करोगे, फिर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या बनाता है, कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है जी। और बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होगा अगर फॉर एग्जांपल द गोल्ड, द सिल्वर, वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास गोल्ड का ऑक्साइड मिल जाए, ठीक है, नहीं मिलेगा। फिर ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो बेसिक एंड एसिडिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसे तो हमने देखा ना कि मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, बट कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स हैं, 2-3 एग्जांपल्स जो दोनों ही तरह की नेचर को शो कर रहे हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल इज द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, और एक एग्जांपल इसकी जिंक होती है, और एक एग्जांपल है बेरिलियम की, ठीक है। ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने लिया, ये वाला Al2O3। अब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो ये देखो ये बना सॉल्ट, ये बना वाटर, ठीक है। एंड सिमिलरली जब एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिडिक नेचर शो करता है और स्टिल सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है इसको बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। नीचे मैं इसका नाम भी लिख रहा हूँ, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो इस वजह से जो ये Al2O3 है इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट। देन वी हैव रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द वाटर। मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। स्टीम वाली एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एंड अगेन पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत ही वायलेंटली आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। एंड बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन हमें पता है एक फ्लेमेबल गैस है, इसको तो हीट थोड़ी सी भी मिलेगी तो ये बर्न हो जाएगी ना, बहुत एक्सप्लोसिव नेचर इसका होता है। तो वही यहाँ पे होता है, बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पे इवॉल्व हो रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से इमीडिएटली फायर पकड़ लेता है जो ये मेटल होता है सोडियम का और पोटेशियम का, ठीक है। अगर गलती से भी इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा तो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज इट्स रिएक्शन, सोडियम रिएक्टिंग विद द वाटर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज द मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। एंड बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए हीट एनर्जी हमें प्रोडक्ट साइड पे इवॉल्व होती नजर आ रही है। उसके बाद अगर थोड़े से कम रिएक्टिव मेटल की तरफ आएंगे तो कैल्शियम है, ठंडे पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा बट इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा। बट इसमें खास तौर पे कुछ केसेस में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन द बोर्ड एग्जाम्स कि जो कैल्शियम का मेटल है ना, ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, दे विल से कि कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी में डालोगे तो इस तरह से फ्लोट करना शुरू कर देता है, बिकॉज उसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो स्टिक कर जाते हैं, सो दैट इज द कैल्शियम, ठीक है जी। दिस इज इट्स रिएक्शन, कैल्शियम रिएक्टिंग विद द वाटर, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ भी इवॉल्व हो रही है। फिर और कम रिएक्टिव मेटल की तरफ आएंगे, देन कम्स द मैग्नीशियम। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर, इसको चाहिए गर्म पानी, ठीक, तब जाके ये इस तरह की रिएक्शन को प्रोसीड करने वाला है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ भी इवॉल्व करवा देगा, ठीक है। ये रिएक्शन की मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद द वाटर, हाइड्रोजन गैस हुई डिस्प्लेस और यहाँ पे बना मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। बट इस ध्यान देना कि अगर मैग्नीशियम को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं फिर क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन। देन मेटल्स जो और कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, आयरन, दे डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, बट वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ये भी क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। देखो सीधी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देखोगे मेटल्स की, ठीक है, तो आपके पास मेटल का हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, और जब आप स्टीम के साथ रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, तब आपको मेटल का ऑक्साइड देखने को मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, राइट, दैट इज द कॉमन पार्ट। सो दिस इज एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विद द स्टीम, आपके पास मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एंड सिमिलर ये जिंक, जिंक रिएक्टिंग विद द स्टीम, आपके पास मिला जिंक ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस, ठीक। मेटल्स विच आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव जो है, लेड है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। चाहे आप स्टीम के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करो, चाहे गर्म पानी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करो, वो रिएक्ट नहीं करते हैं।
देन एट द एंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन विद द स्टीम, मेटल्स को इस तरह से हमने अरेंज कर दिया ऑन द इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। सो मैग्नीशियम बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव इन सभी में से, एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है, जिंक और कम रिएक्टिव, आयरन और कम रिएक्टिव। तो यहाँ तो सिर्फ 3-4 मेटल्स को ही लिखा हुआ है, हमें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। सो एज आई रिमेंबर इट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। ये बहुत अच्छा एक निमोनिक है जिसकी हेल्प से आप इन मेटल्स को इस तरह से याद रख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट। सी से कार्बन है, दिस इज नॉट अ मेटल बाय द वे, ज़िब्रा इन द लाइब्रेरी। सो Fe tin, देन आएगा लेड, देन यहाँ पे अगेन एक नॉन मेटल आता है विच इज द हाइड्रोजन। ठीक, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। तो ये जो मेटल्स है ना, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं जल्दी से इसका याद रखने का तरीका भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज मेटल्स। सो पी से है पोटाशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम। इस तरह से पहला पहला जो लेटर है उसकी हेल्प से बहुत आसानी से इस पूरी सीरीज को आप याद रख सकते हो। इसमें रिएक्टिविटी जो है वो ऊपर की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जितना ऊपर कोई मेटल लाई करेगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। अब एक बार इसके कंपैरिजन से ये जो सारी चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ी है उसको रिलेट करके देखते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी देखो रिएक्ट कर रहे थे, ये वाला। इवन कैल्शियम भी कर रहा है बट कम रिएक्टिव है, इसलिए इतना ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, बट ये सारे ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो कर रहे हैं। मैग्नीशियम ऐसा था जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। उसके बाद हमने देखा एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये वाले जो मेटल्स हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं ना, कोई भी रिएक्ट नहीं करता है हॉट वाटर के साथ या फिर इवन स्टीम के साथ। देन आर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पर भी हमें कुछ सिमिलर ही रिएक्शन देखने को मिलती है जैसा हमने वाटर के केस में देखा। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं और सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, बट सभी मेटल्स ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, सिर्फ जो कम रिएक्टिव मेटल हैं वो इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो लाई करने वाले मेटल्स हैं वो इस तरह की रिएक्शन करेंगे, बट जो भी हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रहे हैं, कॉपर, मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बिल्कुल भी इस तरह की रिएक्शन आपको नहीं करके देंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो मैंशनड हियर। कॉपर Hg इज मरकरी, Ag इज सिल्वर, Au इज गोल्ड। ये बिल्कुल भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। सही है, चलो फिर रिएक्टिव मेटल्स की एग्जांपल देख लेते हैं। पोटाशियम इज रिएक्टिव। ठीक है, इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड हमने लिया HCl, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। साथ में अगर हमें सॉल्ट बनाना है तो यहाँ से K, यहाँ से Cl, दैट मीन्स पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी जिसका फॉर्मूला होता है KCl। दोनों के आइंस के ऊपर बिकॉज जो चार्ज रहेगा वो 1 का ही रहेगा, K के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, हेंस फॉर्मूला भी यही बन जाएगा KCl। सो दिस इज द रिएक्शन। अनबैलेंस फॉर्म में यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर रखी है सेम रिएक्शन। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन आपको सोडियम के केस में देखने को मिल रहा है, सिमिलर रिएक्शन कैल्शियम के केस में, सिमिलर रिएक्शन मैग्नीशियम के केस में देखने को मिल रहा है बिकॉज दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है जी, कॉपर, सिल्वर, मर्करी डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोरओवर यहाँ पे एक और लाइन लिख रखी है खास तौर पे एल्यूमिनियम मेटल के बारे में कि इसको अगर आप रिएक्ट करवाने जाते हो डाइल्यूटेड एसिड के साथ तो पहले इसकी रिएक्शन बहुत स्लोली होती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बनी होती है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब क्या है कि सिर्फ इकलौता यही मेटल है क्या जिसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है कोरोजन की वजह से? आंसर इज नो, और भी मेटल्स हैं जिसके ऊपर बनती होगी, बट उसका नेचर सभी मेटल्स के केस में एक जैसा नहीं होता। इसके केस में जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है जो इसको फर्दर किसी भी और चीज़ के साथ रिएक्ट करने से रोकती है। ठीक है, बट होता क्या है कि अगर हम इसको एसिड में डाल के रखते हैं तो धीरे 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 कुछ टाइम तक तो प्रोटेक्ट करेगी इसको, बट धीरे धीरे जो इसकी साइड की लेयर है ये भी उस एसिड में क्या होगी, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और जब ये बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगी तो फिर इसको बचाने वाला कोई नहीं है, फिर ये एकदम से रिएक्ट करेगा, देन इट रिएक्ट्स रैपिडली, देन इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑब्वियसली, फिर बिकॉज डायरेक्टली एल्यूमिनियम ने रिएक्ट करना है HCl के साथ, फिर क्या रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, AlCl3 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। उसके बाद समथिंग अबाउट द एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एज यू नो एक एसिड है जिसमें हम दो अलग अलग एसिड्स को आपस में मिक्स करते हैं, विच इज द कॉन्सेंट्रेटेड HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3। इन दोनों एसिड की जो रेशियो रहती है वो कैसी रहती है? 3:1। HCl ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, नाइट्रिक एसिड कम अमाउंट में रहेगा। तो अगर आप इन दोनों को इस तरह से बनाते हो, 3:1 में मिक्स करते हो, तो आपके पास जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी कॉल्ड द एक्वा रिजिया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये एसिड रहता है। ऑल्सो एज यू कैन सी इन दिस लास्ट पैराग्राफ की जो गोल्ड है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ, ना ही नाइट्रिक एसिड के साथ। बट अगर इन दोनों का मिक्सचर आप लोगे, दैट मीन्स एक्वा रिजिया बना लोगे, फिर वो गोल्ड जैसे मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। गोल्ड जैसा मेटल जो कि इतना कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हो कहाँ पे अलाई कर रहा है, बहुत ही नीचे। इतना कम रिएक्टिव मेटल भी एक्वा रिजिया जैसे एसिड में अगर डिसॉल्व हो जा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग ये जो एसिड है वो रहता होगा। एक्वा रिजिया इज अ वेरी हाईली क्रोजिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। देन जो ये वाला पार्ट है, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली पार्ट है जो हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट्स। फिर फॉर एग्जांपल सबसे जो इंपॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट के एक्विस सॉल्यूशन के साथ अगर आप रिएक्ट करवाते हो आयरन को, तो ये क्या करेगा? आयरन बीइंग द मोर रिएक्टिव मेटल, कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस, कॉपर को कर दो अलग, और ये क्या बना लेगा? FeSO4 का एक्विस सॉल्यूशन बना लेता है। जो कॉपर है वो आपको सॉलिड स्टेट में यहाँ पर ऑब्टेन होता मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, वही रिएक्शन यहाँ पे है, और वैसा ही कुछ ही सेकंड रिएक्शन भी है। ठीक, देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इसमें एक एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड विच इज अ कॉमन सॉल्ट। इसको सोच के, राइट, इसको माइंड में रखते हुए ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगी। ऑब्वियसली पहला, दे आर सॉलिड सब्सटेंसेज, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, बिकॉज इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहती है इनके आयंस के बीच में। बिकॉज अगर NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से ही मिलके बने, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उन आयंस को बोला जाता है कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है एनायन। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड रहेगा, नाम में उसके वर्ड है आयनिक। आयनिक का मतलब है कि एक कैटायन और एक एनायन है। कैटायन और एनायन की आपसी अट्रैक्शन की वजह से कंपाउंड्स बनते हैं, इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है इनमें, हेंस दे आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहीं से रिलेट करो, बिकॉज आयंस के बीच में अट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा है, तो इनको अलग करना भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा, हेंस इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट करने पर फिर जाके ये क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है। देन वी हैव द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर तो सॉलिड स्टेट में बात करेंगे तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, है ना। बट अगर आप इनको क्या करते हो, दो ऑप्शन हैं। पहला, बिल्कुल इनको मेल्ट कर दो, इनको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दो। मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हुआ कि NaCl ब्रेक डाउन होकर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयंस फॉर्म हो जाते हैं, हेंस ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। बस तभी आयंस जो होते हैं फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको वाटर में मिक्स कर दो। जैसे ही आप NaCl को क्या करोगे? डिजॉल्व इन द वाटर, डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, इसे डिजॉल्व करोगे इन द वाटर, तब भी सेम प्रोसीजर होता है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ही ब्रेक डाउन हो जाता है, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है वाटर में, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, एंड हेंस वो क्या होते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बट मोल्टन स्टेट में बिकॉज अट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा है, तो ये मूव करने के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो आयंस है मूव कर सके, है ना। हेंस बिल्कुल भी क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की समझा रहा हूँ, बट ये चीज़ जो है हर एक आयोनिक कंपाउंड के ऊपर ऑब्वियसली बैठने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, इनकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज द सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, बिकॉज जो सोडियम है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 होते हैं, राइट। एंड हेंस पहली शेल में इसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लास्ट शेल जो थर्ड शेल है इसका उसमें होने वाले हैं 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। दैट इज इन द K शेल, L शेल एंड M शेल। सही है, तो ऑब्वियसली हर एक जो एलिमेंट है, जैसा हमने पढ़ रखा है कि वो स्टेबल स्टेट एक्वायर करना चाहता है, एंड उसके लिए वो क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहेगा। यहाँ पे हमने देखा लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 1 है, हालांकि आउटर मोस्ट शेल में किसी में भी, ठीक है, K को छोड़ के ऑब्वियसली 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। दैट मीन्स M बीइंग द आउटर मोस्ट शेल, सोडियम की बात करूं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे मैक्सिमम इसकी जो कैपेसिटी है, बट फिलहाल इसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये फुली फिल्ड है? द आंसर इज नो। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? द आंसर इज नो। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेगा क्या? वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो ये नहीं करने वाला। ये क्या करेगा? अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को डोनेट कर देने वाला है। जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का। तो देखो वही लिखा है कि जो सोडियम था 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, इसने क्या किया? इसने Na पॉजिटिव बना लिया, 2,8 सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को और डोनेट कर दिया, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस इलेक्ट्रॉन,
ये किसी के पास भी जाए, ठीक है, वो बात की बात है। अब बिकॉज हमें सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है, तो दूसरी चीज़ कौन है, क्लोरीन है, राइट। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है घूम घुमा के क्लोरीन के पास आने वाला है, ये एक्सेप्ट करने वाली है, बट ये क्यों करेगी उसकी भी बात करते हैं, है ना। अब जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक। पहले शेल में इसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में होंगे 8, 8 और 2 10, सो लास्ट शेल में होंगे 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज आर अगेन इन द के, एल एंड एम शेल, राइट। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नो, इसके पास 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करना चाहेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है हो सकती कि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर दे, हमने ये देखना है कि गेन या फिर लूज करने में कौन सी चीज़ आसान बैठ रही है किस एलिमेंट को। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान था और वही क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने डोनेट किया वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करना चाहेगी, बिकॉज ये तो चाह रही है कि जैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ये स्टेबिलिटी को एक्वायर करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि क्लोरीन ने क्या किया, जो कि 287 है, इसके 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने वही 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें हमने उसको ऐड कर दिया और हमारे पास कौन सा आयन बना, Cl नेगेटिव बना। अच्छा देखो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है, निकालो जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा, ऑब्वियसली दैट विल गेन द नेगेटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, एंड जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसीलिए जो डोनेटर होगा, जैसे सोडियम ने डोनेट किया है, दैट विल फॉर्म द कैटायन, एंड जो एक्सेप्टर रहेगा यहाँ पे वो क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म द एनायन, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब बिकॉज एक है हमारे पास सोडियम पॉजिटिव, एक सोडियम नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आपस में बॉन्डिंग करके सोडियम क्लोराइड बनाना चाहेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी एक बार देख लेते हैं इसको किस तरह से शो करना है, दैट हैज़ बीन शोन इन दिस फिगर। ध्यान से देखो, फर्स्टली वी हैव द सोडियम। सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस जो उसका इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, सो दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमने दूसरी चीज़ इसके साथ जो ला के रख रहे हैं दैट इज द क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं लास्ट शेल में, 7, उसको क्रॉस से शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा यहाँ पे क्लोरीन के पास, ठीक है। तो एरो डाल के आपने दिखाना है कि अब क्या बनने वाला है। फर्स्टली हमारे पास क्या था, सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर देखो कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज अब इसके पास टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ठीक है। इसको डॉट की फॉर्म से शो करेंगे बिकॉज सो दैट पता रहे हमें कि इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस पूरे क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो देखो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज, एंड हेंस पूरी इस एंटिटी के पास 0 चार्ज रहेगा ओवरऑल, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हो, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा कि जो मैग्नीशियम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, क्लोरीन तो अकेला 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाली क्लोरीन एक्सेप्ट करेगी और दूसरा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा क्लोरीन का एटम एक्सेप्ट करेगा, हेंस इसका फॉर्मूला MgCl2 बनता है ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ऑल्दो वेरी बेसिक येस बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द अक्रेंस ऑफ मेटल्स। इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो रूस्टिंग, कैल्सिनेशन, इनका डिफरेंस हो गया, या किस तरह से हम किसी और से किसी पर्टिकुलर मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो हो गए, राइट। सो एक एक करके देखते हैं सभी को। फर्स्टली अ फ्यू डेफिनेशंस, व्हाट आर मिनरल्स, वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली अकर करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, मिनरल्स कहते हैं। वो वाले मिनरल्स फिर जिसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होता है उस पर्टिकुलर मेटल का, जिसे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओर, ठीक है। सिर्फ वो मिनरल्स जिनमें से हम प्रॉफिटेबल तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे हम ओर कहेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सही है। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, किस तरह से हम करते हैं, देखो अलग अलग स्टेप्स हैं। पहला कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग इंप्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, सैंड, स्टोन, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, गैंग कह देते हैं, ये जितनी भी इंप्योरिटीज रहती हैं, ठीक, फ्रॉम द माइंड ओर्स। देन द सेकंड स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल। ओर को कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं, अब हमें उससे मेटल बनाना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए अलग तरीका है, मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए अलग तरीका, जो बिल्कुल लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए अलग तरीका है ना। तो इस तरह से देखो हमने डिवाइड कर दिया मेटल्स को, दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, these are the moderately reactive ones, these are the low reactive metals, and silver, gold, platinum ये तो बिल्कुल नेटिव स्टेट में हमें मिलते हैं। तो पहली बात करते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका, ठीक है। इनका उनमें से भी जो पहले सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो ऊपर वाली 4 हैं, उनका बिल्कुल सेम मेथड है। पहला कि हमें क्या करनी पड़ती है, इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है इसके मोल्टन क्लोराइड की,
Let's see. The highly reactive metals potassium, sodium, calcium, magnesium, they are extracted by the electrolysis of their molten क्लोराइड. इसमें क्या है देखो, अगर मैं सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सोडियम के क्लोराइड को, जो कि उसकी क्या है, एक ओर है, इसे हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस करा, इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया. ठीक है, मोल्टन ओर है ये, इसकी इस चीज़ का ध्यान रखना, मोल्टन ओर. हमने इसको पहले मेल्ट करा है, तो डायग्राम मेटल समझते हैं. एंड दिस बी का हमने सोडियम क्लोराइड को पहले किया मेल्ट, राइट. फिर अब जब मेल्ट करा तो उससे क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव है एंड जो Cl नेगेटिव है उसके आयंस इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, है ना. एंड बिकॉज इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव कैटायंस हैं, दे विल मूव टू द कैथोड, और जो एनायंस हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे. बिकॉज ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, है ना. इसीलिए इसमें हमें इस प्रोसेस में क्या देखने को मिलता है कि जो एनोड है उसके ऊपर क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है और जो कैथोड है उसके ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, विच इज एक्जैक्टली व्हाट वी वांट, कि हम सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को अलग करना चाहते हैं, और यहाँ पे हमने उस प्रोसीजर को अटेन भी कर लिया. तो सिमिलर प्रोसीजर ही होता है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन चारों हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए. बट अबाउट द एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है उसकी जो नेचुरल ओर हमें मिलती है, दैट इज द बॉक्साइट, जिससे हम उसको प्रॉफिटेबल तरीके से अलग कर सकते हैं एल्यूमिनियम को. ठीक है, दैट इज द बॉक्साइट. यहाँ पे लिखता हूँ, जो बॉक्साइट है उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज Al2O3. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट मीन्स इस बॉक्साइड को मेल्ट करेंगे, इसके मोल्टन ऑक्साइड को लेंगे और फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एंड वहाँ पे भी हमें वही मिलेगा कि एल्यूमिनियम अलग होता मिल जाने वाला है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो कौन से हैं, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर. द जिंक बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज, अक्सर जिसके बारे में पूछा भी जाता है. तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये कार्बन से नीचे लाई कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, एक चीज़ हमें ये दिख रही है. ठीक है, दैट्स वाई इनका जो तरीका है वो कार्बन को यूज करके कुछ ना कुछ, राइट, होने वाला है. तो जैसा लिखा भी यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स यूजिंग द कार्बन. अच्छा, कार्बन भी हम यहाँ पे किस फॉर्म में लेते हैं, कोक की फॉर्म में, बिकॉज दैट इज द प्योर कार्बन. तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जिंक को जैसे मान लो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जिंक का ऑक्साइड होना चाहिए, आयरन के लिए आयरन का ऑक्साइड होना चाहिए, लेड के लिए लेड का ऑक्साइड, कॉपर के लिए कॉपर का ऑक्साइड. अगर हमारे पास इन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं तो उनको कोक के साथ हम हीट करेंगे और वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर हमें प्योर मेटल वहाँ पे दे देने वाला है. सम इम्प्योरिटीज माइट बी देयर, बट हमें वो जो मेटल है वो एलिमेंटल फॉर्म में वहाँ पे मिल जाने वाला है, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ ऑक्साइड चाहिए और डायरेक्टली हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो काम बहुत आसान लग रहा है. बट दिक्कत क्या है कि जो मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं ये जरूरी नहीं है कि हमें नेचुरली फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले. नेचुरली जो इनकी ओर्स है ना, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर की, ये हमें देखने को मिलती हैं कार्बोनेट या फिर सल्फाइड की फॉर्म में. एग्जाम्पल के तौर पे अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक हमें जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है. ठीक है, ये तो दिक्कत हो गई. अगर तो ऑक्साइड की फॉर्म में हमें डायरेक्टली मिल जाता बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में, फिर तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसकी रिडक्शन करते हैं, जो नीचे लिख रखा है, मेटल के ऑक्साइड की रिडक्शन करो और मेटल मिल जाएगा. बट अब हमारा काम लेंथी हो जाने वाला है. अब देखो, अगर जिंक आपको इस फॉर्म में मिला, तो मान लो अगर ये वाली ओर से मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी. कैल्सिनेशन का मतलब है इसको एब्सेंस ऑफ द एयर में हीट करना पड़ेगा, जिससे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिलीज कर देगा. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप रिमूव करोगे तो आपके पास जिंक का ऑक्साइड मिल जाने वाला है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है. फिर जिंक ऑक्साइड जब आपके पास मिल गया तो मेटल का ऑक्साइड आपके पास मिल गया. अब काम आसान है, यूजिंग कार्बन, यूजिंग दैट मीन्स कोक, आप इसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे. अब बिकॉज कार्बन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसी रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, है ना, कार्बन जिंक से ऊपर लाई कर रहा है, ये रिएक्टिविटी सीरीज तो है पूरी, ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है. तो जिंक कम रिएक्टिव है, कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी. कार्बन जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी. तो हमारे पास प्योर यहाँ पे या कह लो एलिमेंटल फॉर्म में जिंक मिल जाने वाला है. जब मैं प्योर कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए प्योर वर्ड को कहना नहीं चाह रहा, बिकॉज देयर माइट बी सम इम्प्योरिटीज हियर, उसको हम बाद में लेटर ऑन और ज़्यादा प्योरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, बट ये कि हाँ, कि एलिमेंटल फॉर्म में हमें जिंक यहाँ पे मिल जाने वाला है. ठीक है, सिमिलरली अगर मानते हैं कि स्टार्टिंग में हमें मिला जिंक का सल्फाइड, फिर हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, फिर हम उसकी रोस्टिंग करते हैं. रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसको हीट करेंगे. दैट इज अ मेजर डिफरेंस. कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर रहती है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. ठीक, तो जब आप इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रोस्ट करते हो तब आपके पास जिंक ऑक्साइड मिलेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कुछ गैसेस यहाँ पे इवॉल्व हो जाने वाली हैं. फिर से आपको यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड ही मिलने वाला है, और फिर वही कॉमन तरीका, कार्बन की हेल्प से, कोक की हेल्प से आप इसको हीट करोगे और आपके पास जिंक प्योर फॉर्म में मिल जाने वाला है. राइट, इन्हीं दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे मेंशन कर भी रखा है. फर्स्टली वी हैव रोस्टिंग, जिंक सल्फाइड से स्टार्ट करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट करा, जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिला. सिमिलरली कैल्सिनेशन में हमने जिंक कार्बोनेट से स्टार्ट करा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने हीट करा, जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली. ठीक है, और दोनों के बाद
हमें मेटल ऑक्साइड ही मिल रहा है। और जब आपके पास जिंक का ऑक्साइड मिल गया तो आपने कार्बन की हेल्प से, है ना, इसको और ज़्यादा हीट करा और ये जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। देन हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक और तरीका होता है। अगर हम कार्बन को ना यूज़ करें तो हम एल्यूमिनियम को भी यूज़ कर सकते हैं इन सम ऑफ द केसेस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखो एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे हैं। सही, अब जो एल्यूमिनियम है बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, एंड सभी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एल्यूमिनियम से तो कम ही रिएक्टिव है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या करेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल, उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पर भी हम इसको हीट कर रहे हैं, और जब ये डिस्प्लेस होगा तो मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, और बिकॉज यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा विच इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे ऑब्टेन होने वाली है। एंड बिल्कुल कुछ मिलती जुलती रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द थर्मेट या थर्माइट, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, विच इज यूज टू वेल्ड द ब्रोकन ट्रैक्स ऑफ द रेलवे। ठीक है, तो उसको उसमें भी हम कुछ इसी तरह का काम करते हैं कि जो आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, उसके साथ हम देखो इसमें क्या रिएक्ट करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, आपस में जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, तो क्या बनता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है बिकॉज एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। आयरन देखो यहाँ पे अकेला है, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो आयरन यहाँ पे ऑब्टेन होता है वो लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है, एंड हेंस इसको पोर करके जिस भी ट्रैक को हम जोड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएगा। एट लास्ट हम आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। लेस रिएक्टिव मेटल्स में हमें दो ही मेटल्स के बारे में मेनली पढ़ना है, विच इज द कॉपर एंड द मर्करी, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए सेम मेथड हम यूज करने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ द सल्फाइड बाय हीटिंग। सल्फाइड को हम रिड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे रोस्टिंग का जो प्रोसेस है वही यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस बट यहाँ पे रहेगा। एक्सट्रैक्शन पहले मर्करी की बात कर लेते हैं। दिस इज द मर्करी। मर्करी हमें आमतौर पे जिस ओर से एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, दैट इज द सिनेबार HgS मर्करी सल्फाइड, एंड इसको हमने पहले रोस्टिंग करनी है। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी और मर्करी का यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद अब ये जो ऑक्साइड बना है, अब इसको रिड्यूस करना बहुत आसान है। अब हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें कार्बन की, एल्यूमिनियम की या किसी भी और रिएक्टिव मेटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, कि हम सोचें कि हाँ मर्करी से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, उसको यूज़ कर लेते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट ना, बिकॉज ये इतने कम रिएक्टिव हैं, इनके लिए कोई भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डायरेक्टली इनको आप हीट भी करोगे अब तो जो ऑक्सीजन है यहाँ से अलग होकर भागना चाहेगी, और आपके पास सिर्फ जो मेटल है वो एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलर ही प्रोसेस हम कुछ कॉपर के लिए यहाँ पे करते हैं। कॉपर का जो और यूज होता है मेनली प्रॉफिटेबल तरीके से कॉपर को ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज द कॉपर ग्लैंड्स, बिकॉज कॉपर अलग अलग ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट वी ओनली हैव टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर चीज जो आपको पूछी जाने वाली है क्लास 10th में। ठीक है, कॉपर ग्लैंड्स या फिर चैल्कोलाइट, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, Cu2S को, कॉपर सल्फाइड को। इसको भी हमने पहले रोस्टिंग करी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट करा, सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है Cu2O। दिस इज द रोस्टिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखो रिएक्शन में डिफरेंस है कि जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना, ये फर्दर रिएक्ट करेगा इस कॉपर सल्फाइड के साथ। ठीक है, दैट मीन्स जिस भी कंटेनर में हम इसको हीट कर रहे हैं उसी चीज़ में कॉपर सल्फाइड भी है और कॉपर ऑक्साइड भी है, तो ये दोनों चीज़ें फर्दर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। कॉन्टिन्यूसली हम इसको हीट भी कर रहे हैं और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व होता नजर आएगा और लास्ट में सिर्फ कॉपर देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो बेसिक लेवल पे देखा जाए तो दोनों रिएक्शन सिमिलर हैं। पहले आपने करा रोस्टिंग, फिर आपने प्योर जो एलिमेंटल फॉर्म में मेटल है उसको ऑब्टेन करा। सम इम्प्योरिटीज माइट बी देयर, उसको हम अब यहाँ पे और ज्यादा प्योरीफाई करने वाले हैं, विच इज द थर्ड स्टेप विच इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर होने वाला है, दैट इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। रिफाइन का मतलब होता है उसको और प्योरीफाई करना, बिकॉज जो हमारे पास मेटल मिलता है एक्सट्रैक्शन के बाद, है ना, किसी भी एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे यहाँ पे जिंक मिला, तो ये मेटल्स जो होते हैं हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है एलिमेंटल फॉर्म में मिल गया, बिल्कुल प्योर होगा, बट इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट होती हैं, तो उसको और ज़्यादा रिफाइन करना पड़ता है। ठीक, तो उसको रिफाइन कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। उसका एक तरीका ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं रिफाइनिंग के, बट जो हमारे सिलेबस में दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर की। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड्स को लेना है। यहाँ हमने पहले तो इम्प्योर स्ट्रिप ली है कॉपर की, जिसको हम रिफाइन करना चाह रहे हैं। इसे हमने यूज किया एज अ एनोड, दैट मीन्स बैटरी के पॉजिटिव के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। और उसी मेटल का हमें एक और स्ट्रिप चाहिए, चाहे बहुत पतला सा भी हो, बट वो प्योर होना चाहिए। उसे हम यूज करेंगे एज अ कैथोड, दैट मीन्स बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। इतना अच्छे से याद रख लेना कि जो इम्प्योर वाला है वो पॉजिटिव, जो प्योर वाला है उसे नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, और जो इम्प्योर है वो तो ऑब्वियसली थिक रहेगा बिकॉज मैं इसे रिफाइन करने वाला हूँ, बट जो प्योर वाला है वो हमें ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, वो बहुत पतली सी स्ट्रिप होगी तो भी चलेगा। दूसरी चीज जो ये सॉल्यूशन है ये किस चीज का है, जिस मेटल को हम रिफाइन करने वाले हैं उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का कोई सॉल्ट ले लो, जैसे कॉपर सल्फेट, तो उसे वाटर में डिजोल्व कर दो, अच्छे से मिक्स कर दो, तो ये इसका बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स
H2SO4 की भी डाल देंगे सो दैट और अच्छे से कंडक्टिंग बन जाए, ठीक है। तो जब हमने ये कर दिया तो कह लो जो आयंस हैं इसके कॉपर सल्फेट के, जब इसको बिकॉज वाटर में डाला होगा तो डिसोशिएट हो जाएगा ना, तो Cu2 पॉजिटिव के आयंस हैं एंड जो सल्फेट के आयंस हैं उनमें हमें मूवमेंट मिलेगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी की तरफ जाना चाहेंगे, दैट मीन्स सल्फेट आयंस इधर मूव करेंगे, और जो कॉपर के आयंस है वो इस तरफ जाना चाहेंगे। अब बेसिकली हमारा फोकस यहाँ पे कॉपर के आयंस की तरफ है, ध्यान से समझना कि जो कॉपर के आयंस हैं Cu2 पॉजिटिव, बिकॉज ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो इस कैथोड के ऊपर ये इस तरह से धीरे 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 इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या हुआ, जो कैथोड है पहले बहुत पतली है बट धीरे 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 बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ द कॉपर आयंस ये यहाँ पे मोटी होती जाएगी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। बट इससे तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो प्रेजेंट कॉपर के आयंस है वो तो कम होते जाएंगे, है ना। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं होता कि जो सॉल्यूशन है इसके जो आयंस हैं कॉपर के आयंस ये कम होते जाएं, जैसे ही कुछ आयंस यहाँ पे जाएंगे, है ना, यहाँ पे बिकॉज डेफिशिएंसी हो चुकी है कॉपर के आयंस की, तो उसको ये फुलफिल करता है, एनोड फुलफिल करता है। यहाँ से उसी अमाउंट में उसी प्रोपोर्शन में आयंस दोबारा से सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो मान लो सॉल्यूशन में से अगर एक आयन इस कैथोड की तरफ गया, उसके ऊपर कलेक्ट हो गया, तो एनोड से एक और कॉपर का आयन यहाँ पे वाटर में आ जाने वाला है, इस सॉल्यूशन में आ जाने वाला है। तो कहने का मतलब प्रोसेस देखो कितना इंटरेस्टिंग है। एनोड से आयन आते जाएंगे यहाँ, दैट मीन्स यहाँ से कॉपर निकल के आ रहा है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से जो कॉपर है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड में। सो अल्टीमेटली कैथोड तो हमें और ज़्यादा थिक थिक होती नजर आएगी, बट एनोड जो है वो और ज़्यादा पतली होती जाएगी बिकॉज यहाँ से कॉपर निकल के इस सॉल्यूशन में आता जा रहा है। सो एज अ टाइम पास भाई आपको क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर सम टाइम जो एनोड है वो इस तरह से पतली हो चुकी होगी और जो कैथोड है वो बहुत थिक हो चुका होगा, एंड जो कैथोड के ऊपर ये कॉपर इकट्ठा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, वो बिल्कुल क्या होगा, प्योर होगा, प्योर कॉपर होगा, ठीक है। सो हाउ इंटरेस्टिंग दिस प्रोसेस इज। अच्छा, व्हाट अबाउट द इम्प्योरिटीज। जो एनोड था उसमें तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी थी, वो कहाँ गई। देखो सिंपल बात है, दो चीजें हो सकती हैं कि जो वो इम्प्योरिटी है ना, अगर तो इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्युबल है, तो ऑब्वियसली उसमें घुल जाएगी वो। बट अगर वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, जहां वो एनोड था वहीं से बस वो निकल के इस तरह से नीचे यहाँ पे ही सॉल्यूशन के नीचे बस बैठ जाने वाली हैं इस तरह से, ठीक है। एंड इस इम्प्योरिटी को एक खास नाम से जानते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द एनोड मड, बिकॉज ये एनोड का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनोड मड। और इसी तरह से याद भी रख सकते हो, बिकॉज एनोड मड बनना है दैट मीन जो इम्प्योर मेटल है वो हमें एनोड के ऊपर रखना है, दैट मीन्स पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। यहाँ पे देख भी लेते हैं जो नोट्स में लिख रखा है। फर्स्टली एनोड, एनोड के ऊपर हमने किसको यूज किया था, इम्प्योर कॉपर को। कैथोड के ऊपर हमने रखा है स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, एंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या करा, सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट को यूज करा। हमने कुछ एसिड डाला था किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का क्रोजन। क्रोजन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट कि कोई भी जो मेटल है उसकी जो सरफेस धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है जब वो काफ़ी लंबे टाइम तक किसी भी केमिकल एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है। जो एक एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एज सिंपल एज मॉइस्ट एयर, या फिर कुछ खतरनाक हो सकता है, कुछ एसिड के जैसा, कुछ क्रोजिव सब्सटेंस भी हो सकता है, सही है। ऑब्वियसली अगर कोई क्रोजिव सब्सटेंस है तो उसका क्रोजन और जल्दी होगा, अगर सिंपल कोई मॉइस्ट एयर वगैरह है तो उसकी जो रेट है क्रोजन की वो थोड़ी कम हो सकती है, बट क्रोजन डेफिनेटली वहाँ पे पॉसिबल है। सो दिस इज द क्रोजन, जो डिग्रेडेशन हो रहा है उस मेटल की सरफेस का। इसको किस तरह से हम बचा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में हम किस मेटल की लेयर को कोट करते हैं मेटल के ऊपर, यस वी कोट द मेटल जिंक। देन हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं कुछ मेटल्स के ऊपर सो दैट वो शाइनी भी लगे और उसका क्रोजन भी ना हो, राइट। फॉर एग्जांपल जो हमारे बाइसाइकिल के हैंडल्स होते हैं उनके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग कर रखी होती है, क्रोमियम की। शॉर्ट में क्रोम प्लेटिंग बोला जाता है, बट स्पेसिफिकली जो मेटल का नेम है दैट इज द क्रोमियम, राइट। क्रोमियम इटसेल्फ एक्सपेंसिव होता है, सो इसलिए सिर्फ इसकी कोटिंग की जाती है, थिन कोटिंग करी जाती है उस मेटल के ऊपर। देन एनोडाइजिंग या फिर एलॉयज, ये सारे जो मेथड्स हैं ये सभी का मेन मोटिव क्या है कि मेटल को क्रोड होने से बचाना। एंड क्रोड होने से बचाने के लिए जो मेन चीज़ यहाँ पे जो कॉमन है सभी में, वो ये है कि किसी ना किसी तरह से जो मेटल की सरफेस है ना उसे उस एक्सटर्नल एजेंट से हमने बचाना है, ठीक है। कुछ भी करें, वो एजेंट अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा इस मेटल की सरफेस के साथ तो ऑब्वियसली वो क्रूड होने से बच जाएगा। डेफिनेशन आपको एलॉयज की पूछी जा सकती है या इस प्रोसेस की एलॉइंग की पूछी जा सकती है, राइट। सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट की। जो एलॉयज क्या होते हैं, इस तरह के होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें हम एक मेटल और एक कोई दूसरा मेटल ले लें, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को ले लें, ठीक है। तो इधर दिस और दिस
इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ आप कर सकते हो। अगर इन दोनों को आप होमोजीनियसली मिक्स करते हो तो आपके पास जो चीज़ ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड द एलॉय, एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एलॉइंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं, मिक्स क्यों करते हैं, सो दैट हमें जिस भी तरह के डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हम उसको ऑब्टेन कर सकें, ठीक है, उसको अचीव कर सकें। उसके बाद जो एक लास्ट में यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बन सकता है इसके बेसिस पे, कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये दोनों ही चीज़ें कम होती हैं एलॉय की। सो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब है आसानी से मेल्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल। सिमिलरली इसकी कंडक्टिविटी भी कम होती है, बहुत अच्छे कंडक्टर ये नहीं होंगे एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल। देन एट द लास्ट कुछ एलॉयज की कॉम्पोजिशन यहाँ पे मेंशन है, इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमलगम, इसमें हम मर्करी एंड किसी और मेटल को कंबाइन करते हैं। देन ब्रास में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कॉपर एंड जिंक से मिलकर बनता है ये। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन से बनता है। शोल्डर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टिन एंड लेड रहता है। एंड स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकल एंड क्रोमियम, तीन इस तरह से मेटल्स होते हैं। तो जो कॉम्पोजिशन है ना, ये आपको 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है एंड यूजेस भी पढ़ लेना है।